नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में कमला नाम की औरत अपने पति और 3 बेटों के साथ रहती थी। 3 बेटों में से 2 बड़े बेटों की तो शादी हो गई थी। घर में 2 बहुएं आ गई थी, पर जो छोटा बेटा था उसका नाम गोपाल था। वह अभी कंवारा था। तीनों भाई मिलकर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाते थे। शादी के बाद भी कमला के बेटों की हिम्मत नहीं होती थी कि वह चोरी छुपे अपनी पत्नी के लिए कुछ ला कर दे दे, क्योंकि कमला की ही घर में चलती थी। उसकी इजाज़त के बिना घर में कोई भी कुछ भी सामान नहीं ला सकता था। बहुएं भी कमला से डरती थी। कमला के बेटे जब काम से लौटते तो कमला उनकी पॉकेट चेक किया करती थी कि कहीं चोरी छुपे वे बहुओं के लिए कुछ सामान न लेकर आए हों। पर वह गोपाल की जेब चेक नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि गोपाल की शादी नहीं हुई है तो वह किसी के लिए क्या लाएगा। वैसे भी अक्सर गोपाल माँ के सामने अपनी भाभीियों की बुराई करता था, तो कमला को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं था कि वह अपनी भाभीियों के लिए कुछ पीछे से ला कर देगा। इसलिए वह उसकी पॉकेट कभी चेक नहीं करती थी। परंतु गोपाल जो था वो अपनी भाभीियों के मन की बात समझता था और उनके लिए उनकी ज़रूरत का सामान माँ से चोरी छुपे लाकर उन्हें दे देता था। और जब माँ सामने नहीं होती थी तो पीछे से भाभीियों से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगता था कि वह माँ के सामने झूठ मूठ ही उनकी बुराइयां करता है। दोनों भाभियां भी गोपाल की बात को समझती थी और कहती थी, देवर जी, हम जानते हैं कि आप हमारे बारे में कभी बुरा सोच नहीं सकते हैं। आप तो बड़े अच्छे हैं। गोपाल दिखने में भी बहुत खूबसूरत था। एक बार मंजली बहू के मन में आया कि वह अपने देवर गोपाल की शादी अपनी छोटी बहन से कर दे। इस बारे में उसने अपने पति से बात की, पर जब उसने बात सुनी तो वह उससे कहने लगा कि भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि घर में माँ ही एक शेरनी है और शेरनी के आगे कौन बोल सकता है। मेरी तो माँ के सामने घिघी ही बन जाती हैं। मजाल है कि मुँह से एक शब्द निकल जाए। मैं इस बारे में माँ से कोई बात नहीं करूँगा। मंजली बहू कहने लगी, तो फिर उनसे बात कौन करेगा। वह कहने लगा, तुम ही जाकर माँ से अपनी बहन के बारे में बात कर लो। मंजली बहू कहने लगी, आपकी तो माँ के सामने ज़बान निकलती नहीं है। आप तो उनके बेटे हैं, मैं तो फिर भी बहू हूँ। मैं माँ जी से कैसे बात कर सकती हूँ। मेरे तो सामने जाते ही पसीने छूटने लगते हैं। उसका पति कहने लगा, तो फिर इस बारे में तुम गोपाल पर ही सारी बातें छोड़ दो। माँ उसकी बातें भी मानती है, वही अपनी शादी की बात माँ से कर लेगा। उसकी पत्नी कहने लगी, तुम सही कह रहे हो, मैं सारी बात देवर जी पर ही छोड़ देती हूँ। दूसरे दिन वह गोपाल से कहने लगी, देवर जी, मेरी एक छोटी बहन है जो पढ़ी लिखी और बड़ी होशियार है और बड़ी ही खूबसूरत है, शादी के लायक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन की शादी आपसे हो जाए। गोपाल कहने लगा, भाभी, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। शादी ब्याह तो बड़ों का काम होता है। आप जैसा भी मेरे बारे में सोचेंगे, सही ही सोचेंगे।
तब उसकी भाभी कहने लगी, पर देवर जी आपको ही माँ जी से इस बारे में बात करनी होगी। गोपाल कहने लगा, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला छोटे भी कभी अपनी शादी की बात बड़ों से करते हैं? शादी ब्याह की बातें तो बड़ों का काम होता है, वही संभाले। तब वह कहने लगी कि फिर तो देवर जी आप रहने ही दो, आपकी शादी मेरी बहन से कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम में से किसी की हिम्मत नहीं है इस बारे में माँ जी से बात करें। गोपाल कहने लगा, तो भाभी आप ही कोई जुगत लगाइए जिससे आपकी बहन की शादी मुझसे हो जाए और आपकी बहन भी इस घर में बहू बन के आ जाए। मंजली बहू कहने लगी, देवर जी अगर आप चाहते हैं कि मेरी बहन की शादी सचमुच आपसे हो तो आपको मेरा साथ देना होगा। गोपाल कहने लगा, ठीक है भाभी, आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा। दूसरे दिन मंजली बहू ने अपनी छोटी बहन को अपने ससुराल बुला लिया। उसे देखकर गोपाल बड़ा खुश हुआ। जब मंजली बहू की बहन ने गोपाल को देखा तो वह भी उसे पसंद सा आ गया था। फिर उसकी बहन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरा देवर पसंद है? तब वह कहने लगी, दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मंजली बहू कहने लगी, मैं तुमसे सच सच पूछ रही हूँ, जो भी तुम्हारे मन में है वो बता दो। वैसे भी मेरे देवर में कोई कमी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो जाए। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मंजली बहू की छोटी बहन का नाम राधिका था। राधिका कहने लगी, दीदी आप जो करेंगी मेरे अच्छे के लिए ही करेंगी, मुझे भी आपका देवर पसंद है। तब वह कहने लगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी मेरे देवर से हो जाए तो जैसा मैं कहती हूँ तुम दोनों को वैसा ही करना होगा, तभी तुम्हारी शादी हो सकती है, वरना माँ जी किसी ऐरी गैरी लड़की को देखकर देवर जी की शादी करा देंगे और फिर तुम्हारे सपने जो हैं एक दूसरे से शादी करने के धरे रह जाएंगे। दोनों कहने लगे कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आप जो कहेंगी हम आपका साथ देंगी। मंजली बहू ने अपनी बहन को समझा दिया कि यह तुम माँ जी के सामने ऐसे दिखाना जैसे तुम पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ गंवार हो, गांव की रहने वाली हो और तुम दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती। राधिका कहने लगी, ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर मंजली बहू ने अपने देवर गोपाल से कहा कि देवर जी आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज रात आप दोनों एक ही कमरे में सोएंगे। यह बात सुनकर दोनों हैरान हो गए। फिर वह कहने लगी कि बस कमरे में सोना ही है, लेकिन अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना, कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में मत सोचना। बस ऐसा दिखना चाहिए कि आप दोनों ने रात एक कमरे में बिताई है और जब सुबह आपसे कोई इस बारे में पूछे न तो हाँ में जवाब देना और न ही ना में चुपचाप खड़े रहना, बाकी मैं संभाल लूँगी। लेकिन ध्यान रहे एक कमरे में रहते हुए भी अपनी मर्यादा को बनाए रखना। दोनों ने कहा ठीक है। शाम होने पर दोनों एक कमरे में चले गए। किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह हुई दोनों एक कमरे से बाहर निकले तो मंजली बहू ने शोर मचा दिया, हाय भगवान ये क्या हो गया, मेरी बहन तो लुट गई, मेरी बहन
तो भोली भाली थी, देवर जी आपने ये क्या कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर कमला बाहर आ गई और कहने लगी, मंजली बहू ये क्या शोर मचा रखा है। तब वह कहने लगी, माँ जी आपको ये शोर लग रहा है, देखिए आपके लाडले ने रात में मेरी बहन के साथ क्या किया। ये दोनों रात एक ही कमरे में बिताकर बाहर निकले हैं। मेरी तो बहन की ज़िंदगी ही खराब हो गई। अगर इस बारे में मेरे पिता को पता चलेगा तो बात कोतवाली तक जाएगी। कमला कोतवाली की बात सुनकर घबरा गई। वह गोपाल से पूछने लगी, क्या मंजली बहू जो कह रही है वो सब सच है, मुझे सच सच बताओ। गोपाल चुपचाप खड़ा था, न उसने हाँ में जवाब दिया और न ही ना में। राधिका भी चुपचाप वहीं खड़ी थी। दोनों में से एक ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। अब कमला ने सोच लिया कि रात भर इनके बीच में ज़रूर कुछ हुआ है, इसलिए इन दोनों में से कोई बोल नहीं रहा है। मंजली बहू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। कमला कहने लगी, बहू शांत हो जाओ। तब वह कहने लगी कि आपके बेटे ने तो मेरी बहन की ज़िंदगी खराब कर दी। ये तो भोली भाली है, गांव की गवार है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। पर आपका बेटा तो पढ़ा लिखा था, फिर भी उसने ये काम किया। कमला कहने लगी, इस बात को ज़्यादा फैलाओ मत, कोर्ट कचहरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से अभी करा देती हूँ। इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। अब मंजली बहू तो चाहती ही यही थी। फिर कमला ने गोपाल और राधिका की शादी करा दी। शादी के कुछ दिन के बाद मंजली बहू ने राधिका से कहा कि तुम ऐसे ही भोली भाली बनकर रहना, सासू माँ को ये पता न चले कि तुम पढ़ी लिखी और होशियार हो। फिर वह राधिका से कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है, मेरी जो सासू माँ हैं उसने अपनी सासू माँ को घोड़ों के तबेले में रखा है। वहीं टूटी चारपाई पर वे लेटी रहती हैं और उन्हें वहीं टूटे फूटे बर्तन में खाना भी सास चुपके से दे आती है। घर में किसी को कुछ पता नहीं चलता, न ही वो कभी घर के अंदर आती हैं, तबेले में ही रहती हैं। आज तुम एक काम करना, जब सासू माँ दादी सास का खाना लेकर तबेले में जाए तो तुम भी चुपके से तबेले में उनके पीछे पीछे चली जाना, लेकिन ध्यान रखना उन्हें पता न चले कि तुम जानबूझकर तबेले में उनके पीछे आए हो। ऐसे दिखाना जैसे तुम भटकते हुए तबेले में आ गई हो। राधिका ने ऐसा ही किया। जब उसकी सास खाना लेकर अपनी सास के लिए तबेले में जाने लगी, पीछे से राधिका भी अपनी सासू माँ के पीछे पीछे तबेले में चली गई। सास ने राधिका को देख लिया, लेकिन राधिका कुछ कहे बिना वहाँ से वापस लौट आई। घर आकर वह अपने काम में लग गई। सासू ने सोचा वह भोली भाली है, क्या समझती होगी। फिर जो कमला थी वह घर के पुराने बर्तनों को कबाड़ में देने के लिए निकाल रही थी। तभी राधिका वहाँ पहुँच गई। उसने एक कटोरा उन टूटे फूटे बर्तनों में से उठा लिया। कमला कहने लगी, अरे तू इस टूटे कटोरे का क्या करेगी, ये तो मैंने कबाड़ में देने के लिए निकाला है। तब राधिका कहने लगी, सासू माँ इस कटोरे को मैं संभाल कर रखूँगी, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब मैं इसी में आपको खाना डाल कर दूँगी। तब कमला चौंक गई और कहने लगी,
अरे बेवकूफ़, तू ये कैसी बातें कर रही है? भला बुजुर्गों को भी टूटे फूटे बर्तनों में खाना परोसा जाता है। तब राधिका झट से बोली, सासू माँ, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मेरी माँ ने एक बात समझाई थी कि जैसा जैसा तुम्हारी सासू माँ करे तुम भी वैसा ही करना। जो काम वो करे वही तुम करना, उनसे सारे काम सीख लेना। और ये काम भी मैंने आपसे ही सीखा है। तबेले में जो दादी सास हैं उनको भी तो आप टूटे बर्तन में बासी कुसी खाना देती हैं। कमला ये बात सुनकर चौंक गई कि यह तो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। कैसी महामूर्ख से पाला पड़ा है। कमला ने बात संभालते हुए कहा कि नहीं बेटा, बुजुर्गों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम चाहो तो स्टील की थाली में माँ जी को कल से खाना दे सकती हो। इस टूटे बर्तन को कबाड़ में दे दो। राधिका कहने लगी, ठीक है माँ जी, फिर तो इसे कबाड़ में दे दीजिए। दूसरे दिन से राधिका स्टील की थाली में अपनी सास को खाना देकर आती थी। कुछ दिनों के बाद घर की एक चारपाई जो कमज़ोर सी हो रखी थी, कमला उस पर बैठी तो वह टूट गई। कमला ने अपने बेटे से कहा कि गोपाल बेटा, इस चारपाई को कबाड़ में डाल दो। तभी राधिका वहां पहुंच गई और कहने लगी, सासू माँ, आप ये क्या जुल्म कर रही हैं? इस चारपाई को कबाड़ में क्यों डाल रही हैं? कमला कहने लगी, और मूर्ख, इस टूटी चारपाई का तू क्या करेगी? राधिका बड़े ही सरल स्वभाव से कहने लगी, माँ जी, ये टूटी चारपाई मैं संभाल कर रखूँगी। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी और तबेले में आपके लिए चारपाई की ज़रूरत होगी तब मैं ये चारपाई तबेले में बिछा दूंगी, इसी पर आप सोना। कमला राधिका की बात सुनकर हैरान हो गई। कहने लगी, तू ये कैसी बातें कर रही है? राधिका कहने लगी, मैं तो आपके ही नक्शे कदम पर चल रही हूँ। दादी सास भी तो टूटी फूटी चारपाई पर तबेले में पड़ी रहती हैं। फिर आपके साथ भी तो बूढ़ा होने पर मुझे भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था, जैसा जैसा सासू माँ करे तुम भी वैसा ही करना, तभी तो मैं आपकी एक अच्छी बहू बन पाऊंगी। कमला उसकी बातें सुनकर मन में कहने लगी कि कैसी महामूर्ख से पाला पड़ा है। कहीं ये सच में ही बुढ़ापे में मुझे तबेले में न डाल दे। वह राधिका से कहने लगी, बेटा, ऐसा नहीं कहते, बड़े बुजुर्गों को टूटी चारपाई नहीं देते। तुम चाहो तो माँ जी को यहाँ घर में ला सकती हो और नई चारपाई पर लिटा सकती हो। राधिका सासू माँ की बातें सुनकर कहने लगी, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं उन्हें घर के अंदर ले आती हूँ। इस तरह से राधिका अपनी होशियारी से और अपनी सास के सामने भोलापन दिखाते हुए अपनी ददिया सास को घर के अंदर ले आई और उसे अच्छे से खाना खिलाती, अच्छी सी चारपाई पर बिस्तर लगाकर अपनी दादी सास की खूब सेवा किया करती थी। यह देखकर कमला हैरान थी कि यह भोली भाली दिखने वाली कितनी चतुर और चालाक है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। समय बीतता गया। अब कमला की सास भी घर के अंदर रहती थी और सबसे बातें करती थी और बड़ी खुश रहती थी। और राधिका से कहती थी कि बेटा, तूने तो अपनी सास को सुधार दिया, जिसे मैं नहीं सुधार पाई उसे तूने सीधा कर दिया। इस
इसके घमंड को तोड़ दिया। राधिका अपनी ददिया सास से कहने लगी, आप देखती जाइए कि सासू माँ कैसे सही रास्ते पर आ जाती हैं। मैं सासू माँ को सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ, ना कि उनका अपमान करना चाहती हूँ। समय बीतता गया। एक दिन घर में डाकिया चिट्ठी लेकर आया। उस समय राधिका घर में नहीं थी, पानी लेने बाहर गई थी। कमला घर में थी। डाकिये ने चिट्ठी कमला को पकड़ा दी। उस पर राधिका का नाम लिखा था। कमला कहने लगी कि ये किसकी चिट्ठी है, क्योंकि कमला को पढ़ना तो आता नहीं था। डाकिये ने कहा कि ये राधिका की चिट्ठी है, जो आपके घर की छोटी बहू है। तब कमला कहने लगी, ये किस नाम की चिट्ठी है। तब डाकिये ने बताया कि आपकी बहू जिला कलेक्टर बन गई है, उसी का ये जो है चिट्ठी है, कल से उसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन लेटर ये है। तब कमला कहने लगी, नहीं नहीं भाई, मेरी बहू तो बड़ी ही भोली भाली और गांव की है, गंवार। भला वह कैसे जिला कलेक्टर बन सकती है, वह तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानती। ये जरूर किसी मोहल्ले में दूसरी राधिका के नाम की चिट्ठी होगी, तुम ये वापस ले जाओ। लेकिन डाकिया कहने लगा, माँ जी पता तो इसी घर का है, आप एक बार अपनी बहू से जाकर तो पूछ लीजिए। तब कमला जो थी घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर में राधिका भी पानी लेकर आ गई। कमला बड़ी गुस्से में थी। उसने राधिका को बुलाया। राधिका के साथ साथ परिवार के सारे लोग भी वहीं इकट्ठा हो गए। तब कमला ने राधिका से कहा कि क्या तुम्हारी ये चिट्ठी है। उसके हाथ में देते हुए राधिका ने कहा कि हाँ माँ जी, ये मेरी ही चिट्ठी है, मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। यह बात सुनकर कमला के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। वह कहने लगी, जिसे मैं भोली भाली गांव की गंवार समझती थी, वह तो पढ़ी लिखी और बड़ी चालाक निकली। तूने अपनी चालाकी से मेरे एकमात्र जो इस घर पर राज करती थी उसे तोड़ दिया, और बड़ी चालाकी से अपनी ददिया सास को भी घर के अंदर ले आई। राधिका कहने लगी, सासू माँ, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, पर अगर मैं सीधे सीधे आपसे ये बातें कहती तो आप इन बातों को नहीं मानती और ददिया सास को कभी भी घर के अंदर लेकर नहीं आती। इसलिए मैंने आपके सामने भोले भाले और गंवार होने का नाटक किया, पर इस नाटक में घर के सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। यह बात सुनकर कमला हैरान हो गई कि इस नाटक में उसके पति के साथ साथ उसके तीनों बेटे और दोनों बहुएं भी राधिका के साथ थी। पर कमला को अब एहसास हो गया था कि उसने जो अपनी सास के साथ किया था और जो अपने बहुओं पर पाबंदी लगाती थी, वो सब गलत था। उसकी बहुओं को भी अच्छे से जीने का अधिकार है और सास की सेवा करना कमला का कर्तव्य है। लेकिन उसने अपनी सास को तबेले में छोड़ दिया। उसके सास के बेटे के कारण ही वह इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन बहू बनकर आने के बाद उसने सारे घर पर अपना ही अधिकार समझा और सास को घर से निकालकर तबेले में रखवा दिया। यह उसने गलत किया। अब कमला की समझ में आ गया था कि उसकी बहू ने उसके साथ जो किया वो बिल्कुल सही किया। वह उसे समझाना चाहती थी कि कमला ने जो भी किया है वो आगे चलकर उनके साथ भी उनके बच्चे कर सकते हैं।
कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसका घमंड चूर चूर हो गया था कि उसका राज ही सारे घर पर चलता है। लेकिन उसे बाद में पता चल गया कि उसके फैसलों से घर वाले कोई भी उसके साथ अपनी खुशी से नहीं होते थे, बल्कि कोई भी फैसला ज़बरदस्ती घर के लोगों पर थोपा जाता था। इसलिए कमला और उसकी बहू बेटों में दूरियां बढ़ गई थी। वह राधिका से कहने लगी, बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो कुछ भी मैंने किया वो सब गलत था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। उसने अपनी दोनों बड़ी बहुओं और बेटों को बुलाया और उनसे कहने लगी, बेटा बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतनी सख्ती का बर्ताव किया। तुम भी तो मेरी बेटियों की तरह हो। जो मन करे वो ओढ़ना पहनना, जो मन करे वो खाना, जहाँ आना जाना हो वहाँ घूमना फिरना। आज के बाद से तुम लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है। सासू की बात सुनकर तीनों बहुएं उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ आप बहुत अच्छी हैं, हमें आपका आशीर्वाद सदा चाहिए। आप हमारे सिर पर सदा अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना, हम इसी में खुश हैं। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। और फिर कमला बड़ी खुश हुई कि उसकी बेटी राधिका पूरे ज़िले की कलेक्टर बन गई है। अब उसका सीना चौड़ा हो गया था कि पूरे गांव में उसकी बहू ही एक पढ़ी लिखी कलेक्टर है, कोई भी दूसरी बहू पढ़ी लिखी नहीं है। अब जो कमला थी उसका रुतबा भी बढ़ गया था। उस दिन के बाद से वह अपने बेटे बहुओं के साथ समान व्यवहार करती थी और अपनी सास की भी खूब सेवा करती थी। तीनों बहुएं भी कमला की खूब सेवा करती थी। कमला अपनी तीनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहती थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।